तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम मुश्ताक है और आप सबको ये पता है कि मैं अपना लाइव पॉडकास्ट करती हूँ जिसका नाम है सितारे इरम के साथ, जिसमें मैं अपने स्टेज पर बुलाती हूँ कुछ काबिल लोगों को, जिसका मैंने मोटो बनाया हुआ है कन्वर्सेशन विद स्टार एंड विजडम, जहाँ पर जो है हम सितारों के साथ बातें करते हैं और बातें हम करते हैं विजडम की, जिससे जो है मेरे तमाम देखने वालों को भी फ़ायदा होता है और मुझे भी फ़ायदा होता है। और आप सबको ये मालूम है कि मैं रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ और ये इंटरव्यू रिकॉर्डिंग मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंडर कर रही हूँ। तो आज जो है मेरे लिए पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है मिस लिब्ना कौसर, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। और मिस लिब्ना जो है इनका इंट्रोडक्शन जो है बहुत वसी है। मैं कोशिश करूँगी कि इनका इंट्रोडक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से करूँ। ये एक इंस्पायरिंग एजुकेटर है और एंटरप्रेन्योर है और ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और इन्होंने जो है डबल MA किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में और एजुकेशन में कराची यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसमें उन्होंने BEd किया हुआ है, MAd किया हुआ है जामिया मिलिया से। और वो प्राउड ऑनर है। इनके पास 2 कैंपसेस हैं, अल उमर एकेडमी स्कूल एंड कॉलेज की। और इसके अलावा जो है फिर वो PhD की स्टूडेंट है और उन्होंने जो है कुरान पाक जो है उसकी तजवीद पढ़ी है मदीना में दारुल कुरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। तो हम इनको वेलकम करते हैं अपने स्टेज पर और हम मिस रुबना से पूछते हैं कि वो रेहान इंस्टीट्यूट का हिस्सा कैसे बनी और इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मिस रुबना, वेलकम, खुशामदीद आपको मेरे शो में। तो बर मेहरबानी सबसे पहले आप ऑडियंस से अपना तारुफ करवाएं। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में सितारा इल्म के साथ जो है वो बहुत मतलब मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी, और आपने मेरे बारे में बहुत सारी बातें बता दी। शायद मैं इस लायक हूँ भी नहीं हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा जैसा कि नाम आपने बताया कि लुबना कौसर है, एजुकेशन वाली, तो जाहिर सी बात है कि जब हम रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो उसके साथ लाजमी लगाना पड़ता है कुछ भी जो आप करना चाहते हैं। यानी जैसे कोई फ्रीलांसर है तो वो फ्रीलांसर वाला या वाली, इस तरह ये लाजमी है। तो जनाब देखिए, बेसिकली मैं अगर अपनी जर्नी की बात करती हूँ तो देखें, मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत अर्ली एज में थी, 11 ईयर में। तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ये मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी अच्छा, जब मेरी माशाल्लाह। शादी हुई, अच्छा क्योंकि अच्छा, बहुत छोटी ठीक हो गया। मैं। उसके बाद जो है मतलब शादी के बाद अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए, ऊपर तले 3 बेटे हुए। तो 17 साल की उम्र में मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और उसके बाद मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ना शुरू किया। यानी मैं समझ लें कि मेरी एज 17 साल थी, मैं शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे जब मैंने अपनी स्टडी का आगाज किया। और वो किया था मैंने A फॉर एप्पल और अलिफ से अनार से। अच्छा, तो आपने बेसिक स्टडी शुरू ही नहीं की थी, उसके जी, बाद किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल बाद में की, और ये सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है कि जिन्होंने मुझे पढ़ने लिखने पे लगा दिया, मुझ पे भरोसा भी किया, मेरा साथ भी दिया। तो इस तरह से उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते पढ़ते बस बच्चे भी पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ती रही, और मैंने फिर MA इस्लामिक स्टडीज़ किया। उसके बाद मैंने BEd किया, BEd के बाद MAd किया। उसके बाद मैंने जो है फिर दोबारा पढ़ने का शौक हुआ, क्योंकि मुझे ना पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का बहुत शौक है। बस मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। तो बीच में जब ये कोरोना आया तो कोरोना में ज़ाहिर है सब चीज़ें बंद हो गई, और हमारा एक सिलसिला चल पड़ा ये ऑनलाइन का। तो इस ऑनलाइन के सिलसिले में मैंने फिर मतलब यहाँ पर पाकिस्तान में अब्दुल रहमान अब्दुल हफीज़ साहब हैं, स्कॉलर हैं माशाल्लाह, उनका मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन क्लासेस, और मैंने कुरान की तजवीद का आगाज़ किया। वहाँ से फिर बेसिक सीखी, और फिर आगे इंटरनेशनल है दारुल कुरान इंटरनेशनल, उसकी स्टूडेंट बन गई, जो कि मक्का की क्लास है, सऊदी अरबिया की। वहाँ से मैं उसका हिस्सा बन गई। वहाँ से मैंने कंप्लीट बड़ा कोर्स में तब तजवीदुल कुरान का सारा किया, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 साल का था। इसके साथ साथ मैं मस्जिद नबवी की स्टूडेंट बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर हाफ़िज़ कुरान का, हिफ्ज़ुल कुरान की तरफ हो गई।
وہ بھی میں نے مطلب کہ جوائن کیا ہوا ہے، وہاں بھی پڑھ رہی ہوں. بس اس طرح مطلب سیکھنے سکھانے یہی میرا ہے. 3 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ، اور تینوں شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے گھر بار والے بچوں والے. ماشاءاللہ مس لبنہ، بہت انسپائرنگ آپ کا انٹروڈکشن تھا، اور بہت ڈفرینٹ اور یونیک آپ کا جو ہے وہ جرنی ہے ایجوکیشن کی. تو کیسے آپ نے جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد اتنا بڑا چینج ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد آپ پڑھنا شروع ہوئیں. تو ڈفرینٹ ہے آپ کافی چیزیں. تو مس لبنہ، میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کروں گی کہ آپ کا نام ہے لبنہ، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ عربی میں لبن جو ہے اس سے نکلا ہے لفظ. تو آپ بتائیں کہ آپ جی کے مس، نام کا مطلب مجھے کیا ہے؟ اپنا نام نہ اسٹارٹ میں بالکل پسند نہیں تھا، لیکن جب میں قرآن کی ٹیچر قرآن کی اسٹوڈنٹ بنی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سورہ محمد میں ذکر ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس میں لبن کا ذکر ہے، اور لبن کہتے ہیں دودھ اور دہی کو. تو بس پھر مجھے اپنا نام بہت اچھا لگنے لگ گیا، کیونکہ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اور عاشق رسول کے لیے تو پھر یہ نعمت ہی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے بھی کچھ عرصہ سے ہی یہ جو نام ہے اس کے بارے میں بڑا تجسس تھا، اور بعض لوگوں کے تاثرات بھی تھے. تو کچھ جو تھے وہ نیگیٹو تھے، کچھ پازیٹیو تھے. تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے سنوں کہ جو آپ کا نام ہے اس کا آپ کیسے جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں، یا اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں. تو دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کراچی شہر میں رہتی ہیں، تو آپ مجھے اپنے شہر کے بارے میں بتائیں کہ کراچی کیسا شہر ہے؟ کراچی شہر کو دیکھیں، ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے سب سے زیادہ مطلب فسادات کا شہر بھی یہی بنا کہ بھائی جھگڑے فساد، بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہم تو کراچی والے ہیں، تو اس لیے ہمارا تو دل یہی لگتا ہے، ہمیں اس سے بہت پیار ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنا گھر، ویسے تو ہمارا پورا ملک ہمارا گھر ہے، لیکن کراچی سے ہمیں انسیت ہے. ابھی اس میں دیکھیں ترقیاتی کاموں کی بہت زیادہ مطلب فقدان ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں کہ کراچی والے لوگ جو ہے بہت سروائیو کرنے والے لوگ ہیں، کام والے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں، ٹائم کو خراب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میرا شہر بہت اچھا ہے، مجھے بہت اچھا، پسند ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ کراچی والے جو ہیں، یا کراچی کے بارے میں، کہ کراچی پاکستان کی ماں ہے. پاکستان کو جو کما کے کھلاتا ہے وہ کراچی ہے. تو جتنا یہاں پر بزنس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ہم لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، تو جیسے ہی ہم کراچی جانے کے بارے میں یا کراچی آنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں خوف کی کیفیت ہو جاتی ہے اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے. تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں؟ کیا آپ کا اظہار اس کے بارے میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں الحمدللہ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے مطلب مجھے، اب میں اپنا کہوں تو یہی ہے کہ میں تو 11 سال کی عمر سے یہاں پر ہوں. میرے شوہر لوگ جو وہ تو ہم سے بھی بہت پہلے کے یہاں پر ہے، لیکن الحمدللہ آج تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا، ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے نا، کہاں نہیں ہو رہا، سوچنے کی تو بات ہے. ابھی میں بہت ساری چیزیں، ابھی یہ ریحان اللہ والا اسکول کی وجہ سے ہم بھی اس میں جو سوشل میڈیا کے یوز میں زیادہ آ گئے. تو دیکھیں اب میں بھی اس موضوع پر بولتی ہوں کہ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. اب پنجاب میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر جگہ 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی نا. ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، پاکستان کیا پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ اسپیشلی کراچی میں زیادہ ہو رہا ہے، کرائم کراچی میں زیادہ ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہے. جب بڑھتا ہے کرائم تو پورے ٹھیک ہے. پاکستان میں بڑھ جاتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور لیکن اگر ہم یہ مطلب فیکٹس اور فگر کی بات کریں تو یہاں میں کوئی پنجاب یا کراچی کا کمپٹیشن نہیں کر رہی. میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم ملتان میں رہتے ہیں، تو ہم اسٹریٹ کرائمز جو ہیں یہاں پر بہت اس کی شرح جو ہے وہ کم ہے نسبتاً کراچی میں. جب ہم کراچی جاتے ہیں تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی چیزیں چھپا لو، اور بھائی یعنی کہ سادہ کپڑے پہن لو. مطلب سوری ٹو سے، میں یہاں پہ کوئی دل آزاری کے لیے نہیں بات کر رہی.
اور حالانکہ کراچی بہت اچھا شہر ہے، وہاں کے کھانے بہت اچھے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں بسوں تو جا کے کراچی بسوں، وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے، اتنے کلچر ہیں کراچی میں اور اتنی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں، اتنی چیزیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے۔ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو جدید تعلیمی نظام ہے اور اسلامی اقدار ہے، اپنے ادارے میں ان کو آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں، ان کا توازن کیسے برقرار رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، علم تو جو ہے نا وہ جتنا حاصل کیا جائے اتنا کم ہے۔ اب علم، وہ جدید علم بھی ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی اقدار کو اپنے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے اس علم کی بھی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اب جیسے کہ مطلب کہ میرا مائنڈ تھوڑا سا ایسا ہے، تو میں نے اپنے اسکول اینڈ کالج میں بھی اسی طرح کا رکھا ہوا ہے۔ مطلب میں بچیوں کو سر سے دوپٹہ نہیں اتارنے دیتی، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں میں خود بھی اسکارف میں ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے عالمہ رکھی ہوئی ہیں جو کہ قرآن پڑھاتی ہیں، تجوید میں خود پڑھاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ادر اور بہت سارے کام ہیں جو مطلب ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ آن لائن جدید سسٹم نہیں آتا تو میں اتنی دور دور کا علم کیسے حاصل کر پاتی۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہوں۔ آج دیکھیں آپ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں بالکل ایسے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے، ورنہ ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جیسے کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جس میں جنگ میں جو قیدی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو جو علم آتا ہے وہ ہمارے بچوں کو، یہاں ہمارے لوگوں کو دے دیں۔ تو دیکھیں تعلیم کی اہمیت اس وقت بھی کتنی تھی تو آج بھی اتنی ہے۔ ہم سیکھتے تو ہر چیز اپنے اسلام سے، اپنی شریعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہیں، تو ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ ایک ذریعہ یہاں پر ہمارے پاس بنا ہوا ہے۔ ریحان اللہ والا صاحب، اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے اور ان کے مشن کو کامیاب کرے، کہ جو مطلب کہ اس اتنے اچھے سے لے کے چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے کانفیڈنٹ کر دیا ہے۔ محدود جو لوگ تھے ان کا حلقہ احباب بہت بڑھ گیا، جو صرف فیس بک کو اسکرول کرتے تھے، یوٹیوب کو اسکرول کرتے تھے، اب ان کے بھی چینل بن گئے۔ بچے بھی بہت کانفیڈنس ہے، سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو مطلب کہ وہ بہت محترم ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، تو آگے ہم اپنے بچوں کو خود پر آئیے تو صحیح معنوں میں آگے ڈیولپ کر پائیں گے نا۔ جس چیز کا ہمیں علم نہیں تو ہم کہتے ہیں وہ خراب ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ جیسا کہ ہمارے کہ سوشل میڈیا صرف خرابی کی طرف لے جانے والا، بربادی کا دوسرا نام سوشل میڈیا۔ لیکن اگر ہم اس کو خود سے یوز کر کے دیکھیں تو آبادی کا نام بھی سوشل میڈیا ہے، فراوانی کا نام بھی سوشل میڈیا ہے، آسان ارننگ کا نام بھی سوشل میڈیا ہے۔ تو یہ تو اپنے یوز پر ہے کہ ہم یوز کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مس، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو ہمارا اپنا یہ جو ہے فیصلہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود تو نہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹیو ہے۔ استعمال جو ہے وہ چیزوں کا وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے یا وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گی کہ آج کے معاشرے میں خواتین اساتذہ کا کردار آپ کے نزدیک کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، اساتذہ خواتین ہو یا جینٹس ہوں، لیکن خواتین تو ظاہر سی بات ہے، ایک جو مطلب ایک میرڈ خاتون ٹیچر ہے وہ صحیح معنوں میں ٹیچر بن جاتی ہے، جبکہ جو بچیاں ہوتی ہیں نئی نئی آتی ہیں ان میں وہ جذبہ، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن ٹیچر ایک ایز اے مدر بھی لائک اے ٹیچر، اور ٹیچر لائک اے مدر۔ اس موضوع پر تو ہم جتنا بھی بات کرتے جائیں تو کتابیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں جتنا اچھا ایک ٹیچر، خاتون ٹیچر بچے کو گائیڈ کر سکتی ہیں، اس کی تربیت کر سکتی ہیں، بشرطیہ کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ صحیح سے اٹیچ ہو، پوری توجہ سے کام کرے، تو وہ بہترین ٹیچر ہوگی۔ لیکن جو ٹیچر صرف اپنی سیلری پہ نظر رکھ کے آتی ہے، اس کا
काम बच्चों को सिखाना नहीं है, वो टीचर भी टीचर नहीं होती है, फिर वो बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा मिस आपने जवाब दिया। अभी कुछ दिनों पहले क्लास में हमारी एक गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें एक साहिबा थी जो कि सऊदी अरेबिया से थी, और वो ये कह रही थी कि ये जो रवायती स्कूल सिस्टम है, यहाँ पर बच्चों को बहुत घंटों के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो टीचर्स जो है वो इतना सिखा नहीं रही जितना माएँ सिखा सकती हैं, तो माँओं को खुद टीचर बनना चाहिए। तो आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जो रवायती स्कूल सिस्टम है ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है, या हम यहाँ पर कुछ भी नहीं सिखा रहे, क्योंकि आप खुद एक स्कूल सिस्टम की ऑनर हैं। तो आप मुझे ये बताएंगी कि अगर हम ये सारी चीज़ें ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ शिफ्ट कर लें, या अपना जो सारा तरीका है वो बदल लें, कन्वेंशन ट्रेडिशनल स्कूल को ख़त्म कर दें, तो ये कैसा मतलब यानी कि तासुर होगा, या ये कैसा एक्सपेरिमेंट रहेगा? देखिए, इस बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है कि स्कूल कुछ नहीं करते, स्कूल ही सब कुछ करते हैं। बेसिकली आप देखें, जूनियर क्लास के बच्चे को पेंसिल पकड़ना एक स्कूल ही सिखाता है, वो भी एक टीचर ही होती है। ठीक है, बच्चे को अली बे ते से लगा के ABC और 1 2 की पहचान जो बेसिक है वो एक स्कूल ही सिखाता है। ठीक है, वो माँ घर में अगर बहुत तवज्जो देगी तो जरूर सिखाएगी, लेकिन जो बेसिक इल्म है वो बच्चे को तमाम का तमाम स्कूल सिस्टम में जाकर ही मिलता है। उसकी जिंदगी में पंक्चुअलिटी स्कूल सिस्टम में जाकर ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो एक मैट्रिक तक स्कूल है ना, स्कूल का नाम ही समझ लें कि एक फिजिकली ट्रेनिंग है आपकी, मेंटली ट्रेनिंग है आपकी। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टूडेंट लाइक अ सोल्जर। जिस तरह एक सिपाही को सुबह उठकर अपने मोर्चे की तरफ जाना है ना, उसी तरह एक स्टूडेंट भी होता है। अब देखें, कुरान पाक में भी इस बात की बड़ी अच्छी से वजाहत की गई है, इल्म हासिल करना एक जिहाद है, और जितने कदम चल के आप इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, आपका हर कदम जिहाद में शुमार होता है, और जितने घंटे आप इल्म हासिल करने के लिए वहां रुकते हैं, वो पूरा टाइम आपका जिहाद में शुमार होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, बेसिकली तालीम तो बहुत जरूरी है। अब आके निज़ाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ये भी लाजमी है, लेकिन इसके लिए ये कहना कि स्कूल सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में मेरी जाती राय, नाकसी राय है कि ये तो फिर अपने माशरे पर जुल्म है। हर बंदा, हर इदारा अपनी अपनी जगह पर काम कर रहा है। मैं एक छोटे से स्कूल की मालिक हूँ, एक छोटा सा मेरा स्ट्रक्चर है, कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई नेशनल लेवल पे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक करके, इंटर करके, सीख के जा चुके हैं आगे, अब वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। तो देखें, स्कूल एक नर्सरी है, जैसे बीज लगाया जाता है ना नर्सरी में, बीज लगता है, छोटा सा पौधा निकलता है, ठीक है, उसके बाद उसको बड़े गमले में बड़ी जगह पे चेंज कर दिया जाता है, अब ये चल पड़ा है। उसी तरह स्कूल है, यहां पर फसल तैयार होती है तो कॉलेज में जाती है, कॉलेज से फसल तैयार होती है तो यूनिवर्सिटीज में जाती है, यूनिवर्सिटीज ऐसे तैयार करती हैं कि फिर वो जाके आगे मुल्क संभालते हैं, आगे कारोबार, अपने इदारे, अपनी चीजें, जहाज उड़ाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। तो ये तो एक पूरी स्ट्रेटजी है ना जो काम कर रही है। ऑनलाइन तो अब आया है और ये भी कामयाब है, लेकिन इसमें बच्चे में देखे पंक्चुअलिटी नहीं आती है, बच्चा पंक्चुअल नहीं होता। जी, आप ठीक कह रही हैं। तो मैं अभी जो है आपसे पहले इंटरव्यू ले रही थी, जिसमें हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो फिजिकल या ट्रेडिशनल स्कूल है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो मैं बीइंग अ मदर, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम बच्चों को फिजिकल ट्रेडिशनल स्कूल ना भेजें और ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ ले आएँ, तो वो क्या ड्रॉबैक्स होंगे, या वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी हमें फेस करना पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये कि जो सबसे बच्चे हैं पहले वो तो सुबह उठ के स्कूल जाते बच्चे हैं। को ना, जी, आप आपके बताएं। बच्चे को ना माशरे को फेस करना ही नहीं आएगा। देखिए, बच्चा जब घर से निकलता है ना माँ की गोद से, ये मेरा एक जाती तजर्बा है, जब बच्चा एक माँ की गोद को छोड़ के घर के अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाता है ना,
समझ लें वो बहादुरी की पहली तरफ कदम है। वो माशरे को फेस करने के लिए निकलता है। उसमें रंग रंग का बच्चा शामिल होता है, अलग अलग तरह के टीचर होते हैं। बच्चे का दिल इतना मजबूत होता है कि वो जाता है और जाके उन हालात को फेस करता है। हालांकि माँ बाप खुद मुंतखब करते हैं। अगर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कि नहीं तवज्जो देते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं। मैं एज ए यहाँ पर प्रिंसिपल, एज ए हेड यहाँ पर मैं देखती हूँ, मैं अपनी टीचर्स के साथ एक एक मिनट लगी रहती हूँ। और आप यकीन माने बच्चों की एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं खुद हर वक्त मैदान में होती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को अब ये करवाना है, अगला मेरा कदम ये होगा। अब मैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए मैं खुद अपनी टीचर को देती हूँ कि कल ये हमने सिखाना है। देखिए, जो लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम एक कमाई का जरिया है, बस वो फिर कमाई पे नजर रखते हैं। लेकिन जो ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की ड्यूटी है और ये पेशा पैगंबरी है, टीचर नॉट ओनली टीचर, ये पेशा पैगंबरी है। पहला टीचर तो हमारा रब खुद है, जिसने तालीम आगे देना शुरू की। फिर उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे इंसानों को सिखाने के लिए। देखिए अल्लाह ताला बहाने बहाने से कैसे कितनी चीजें हैं जो हम इंसानों को सिखा रहे हैं। अगर हम अभी ये ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये भी तो आखिर किसी ने किसी को सिखाया ही ना। ये कैसे आया? हर चीज का एक वे है। तो बजाय ये कि हम पूरे सिस्टम को गलत कहें, कुछ हर इदारे में कुछ काली बेड़े होती हैं। एजुकेशनल सिस्टम में सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताऊं कि ये है कि हम बहुत छोटी छोटी उम्र की बच्चियां रख लेते हैं ना, क्योंकि वो खुद अभी इतनी काबिल नहीं होती हैं, तो वो आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे। जो ऐसी खवातीन है जो अपने घरों से चिड़ी हुई है, लड़ाइयों से, झगड़ों से, वो अच्छी टीचर कैसे बन पाएगी? टीचिंग टाइम पास नहीं है, टीचिंग एक फुल टाइम पेशा है। इस वजह से मैं तो ये कहूंगी कि बजाय पूरे एजुकेशन सिस्टम को गलत कहने के, हम ये कहें कि कुछ टीचर हैं और उनकी बेहतरी के लिए राब्ता करना चाहिए। जो मेरा ठीक कह तजर्बा, रही हैं आप। अपनी जिंदगी निकल गई है कि मैं एजुकेशन के लिए अब और क्या करूं। इस वक्त मैं जो यहाँ बैठी हूँ, ये भी मैं अपने बच्चों के लिए बैठी हूँ। मैंने अपने ना स्कूल में एक बना रखी है, वो मतलब पूरी लैब बनाई है, कंप्यूटर लैब। लेकिन कोई टीचर जो है वो टिक नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि मैं खुद सीखूंगी। अब मैंने खुद 21 अप्रैल को मैंने पकड़ा है, ये लैपटॉप लिया है और रेहान स्कूल को ज्वाइन किया है। मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं रेहान स्कूल में। मतलब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने जो 2 महीने की छुट्टियां ही मैंने उसको भी कैश किया और रात दिन करके सीखा। बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख रही हूँ। और जैसे छुट्टियां खत्म हुई हैं, मैंने अपने बच्चों को वो सिखाना शुरू कर दिया कि अब आपको भी इस लेवल पर आना है, इस तरह से करना है। मिस गुप्ता, बहुत अच्छा आप आंसर दे रही हैं, लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, एजुकेशन सिस्टम में, वो फिर भी कुछ काम कर रहा है। दो कि उनकी फीसेस हैं, पेरेंट्स को पे करना पड़ता है। बास प्राइवेट स्कूल की फीसेस बहुत ज़्यादा है, बास की थोड़ी कम है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा। तो वहाँ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत मायूस कुन हैं और हम उससे बहुत देखकर डिसहार्ट होते हैं, उदास हैं। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो टैलेंट है, जो टीचर्स हैं, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया जाता, या जो सिस्टम में सिलेक्शन होती है वो पता नहीं किस बेस पर होती है। जो हमारी यूथ है उसको नौकरियां नहीं मिल रही। और अगर प्राइवेट सेक्टर पे टीचर्स काम करती हैं तो उनकी तनख्वाह ही इतनी कम होती है कि उसमें तो उनका एक बिल भी नहीं भरा जाता या घर की ग्रोसरी भी नहीं लाई जाती। अगर हम यानी कि ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो जब ऐसे टीचर्स को इतनी कम तनख्वाह मिलेगी तो हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो क्या परफॉर्मेंस देंगे, जब टीचर्स खुद ही सेटिस्फाई नहीं है या उनको तनख्वाह ही इतनी कलील मिल रही है। या अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जो टीचर्स हैं उनकी सिलेक्शन किसी और बेस पर होती है तो वहाँ पर तो चक्कर ही कुछ हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के मसाइल कुछ हो रहे हैं और गवर्नमेंट के कुछ हो रहा है। तो ये सारी बातें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इसकी निस्बत जो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है,
यहाँ पर जो है टीचर्स को भी अर्निंग जो है सैलरी मुनासिब मिलती है और उसको पूरी दुनिया मतलब उसको मिल जाती है लैपटॉप के ज़रिए। स्टूडेंट भी पूरी दुनिया से मिलते हैं जो कि उसको पैसे भी अच्छे देते हैं, उसको लर्निंग भी अच्छी मिलती है। तो सब लोग इसकी तरफ इसलिए क्यों ना शिफ्ट हो जाए। सही है, जैसे को मुनासिब समझता है। हर एक की अपनी अपॉर्चुनिटी है, होना चाहिए। जिसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके मुताबिक चलना हर एक का हक है, होना चाहिए। आप मुझे ये बताएंगे कि आपका रेहान स्कूल सिस्टम से राब्ता कैसे हुआ, आप यहाँ सिस्टम से कैसे जुड़े और आप कौन से प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, स्कूल सिस्टम का, AI टीचर इंस्टीट्यूट का, या रेहान ऑनलाइन एकेडमी का, या फिजिकल स्कूल का? आपका ताल्लुक किस सिस्टम से है? इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं। मैं 2 मंथ टीचर बूट कैंप था, उसमें मैं इंट्रोड्यूस हुई थी और वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं अपने जो है मतलब इंटरव्यूज के टास्क वो कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगले लेवल पे देखें क्या सिस्टम बनता है। जी, तो आपको रेहान स्कूल सिस्टम के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे राब्ता किया, और आपके जो मैं इंस्टीट्यूट है उसका फेसबुक नाम पे क्या है, देखती थी आपके ट्रेनर का क्या नाम है? मैं फेसबुक पे देखती थी कि जो है मतलब कि रेहान साहब के इंटरव्यूज वगैरह और रेहान साहब का जो है मतलब ऐड देखती थी, तो उससे मैं इनसे मुतासिर हुई। तो मैंने कहा चलो भाई मैं देखती हूँ कि ये क्या सिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ये सब है। तो फिर हमने जो है माशाल्लाह वो इसको किया, ज्वाइन किया। तो नई नई दुनिया हमारे सामने आती चली गई और हम इतने तेजी से सीखते चले गए कि अल्लाह का शुक्र है आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट टास्क है हमारा जो हो रहा है। आपके ट्रेनर कौन है? मेरे चैनल का नाम लुबना कौसर एजुकेशन वाली है, लिंक्डइन पर भी यही है, मेरा इंस्टाग्राम भी यही है, मेरा जो मतलब यूट्यूब चैनल है उस वो भी इसी पर है, और इसी तरीके से फेसबुक भी इसी पर ही है, मेरे नाम पर ही है। जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, आपके ट्रेनर कौन है, उनका क्या नाम है? मरियम मरियम जुल्फिकार, वो मेरी ट्विटर की। जी ठीक है, वो भी मेरी भी वही ट्रेनर है और आपकी भी वही ट्रेनर है और बहुत अच्छी ट्रेनर है। तो मिस लुबना, मैं आपसे एट द एंड कहूँगी कि आप जो हैं बहुत सारा तजुर्बा रखती हैं और आपने बहुत सारे जो हैं लेवल्स जो है वो लाइफ में देखे हैं। तो आप कोई एक नसीहत करना चाहें या एक कोई एडवाइस देना चाहें देखने वालों को? जी मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि देखें, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है, ये बहुत कीमती है, इसको जाया मत करें। सीखे, सीखते रहें और सिखाते रहें, यही जिंदगी है। अल्लाह का हुक्म है इल्म हासिल करें, तो हम भी इल्म हासिल कर रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं और बाकी लोगों को भी यही कहते हैं नेकी करो, बजाय ये देखे कि कौन क्या है, अपना है दूसरा है कोई भी है। नेकियां करते रहो और अल्लाह की रहमतें समेटते रहो और इल्म हासिल करते रहो। खुश रहो, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जी मिस लुबना, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया और उम्मीद है मेरे देखने वालों को आपके तजुर्बात से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।